सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं अपने पार्ट नंबर 10 के साथ। ठीक है। सो पार्ट 9 तक मैंने करा दिया था। दिस इज द पार्ट 10। दिस इज द आई थिंक 9 तक मैं करा चुका हूँ और ये 10वां पार्ट है। ठीक है। सो 25 क्वेश्चन के हिसाब से अराउंड 250 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे आपके, और ये अच्छे क्वेश्चन हैं। इनको मेरा मानना है कि आप दोबारा फिर से रिवाइज करिए, और रिवाइज करने के लिए आप वीडियो दोबारा से देख सकते हैं एक हाई स्पीड, मतलब 2.5 सॉरी 1.5 या 2x पे आप इसको देखें, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए वीडियोस का। और इसको कम से कम, मेरा मानना है, अगर आपने एक बार वीडियो देखा है, वेल एंड गुड, उसको आप कम से कम 1 से 2 बार और देखिए स्पीड में, ताकि आपका रिवीजन इससे हो जाए और जो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ एटलीस्ट वो आप ना भूलें। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। फॉर्मेटिंग में कुछ इश्यू आ गया था, चलते हैं, शुरू करते हैं। ओके ओके। अ कैनाल इज डिजाइन बेस्ड अपॉन द विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कैनाल जो है, कैनाल का डिजाइन जो होता है वो किस इक्वेशन पे बेस होता है? देखो, डार्सी-विच-बैक इक्वेशन जो है वो पाइप फ्लो के लिए होती है, तो ये इक्वेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बर्नौली इक्वेशन भी पाइप फ्लो के लिए है, और चीजीज इक्वेशन हम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन जो मेन इक्वेशन हम लोग अप्लाई करते हैं वो होती है मैनिंग्स इक्वेशन। मैनिंग इक्वेशन से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैनाल्स डिजाइन किए जाते हैं। चीजें इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं जब मैनिंग यूज नहीं कर सकते, या मैनिंग के रिलेटेड हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होता है, तब हम चीजीज इक्वेशन का यूज करते हैं। तो इसमें जो प्रायोरिटी देंगे मैनिंग्स इक्वेशन को देंगे। सबसे ज्यादा यूज होने वाला किसमें? ओपन चैनल फ्लो में सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्या है? वो है मैनिंग्स इक्वेशन। ठीक है। ओके, लेट मी एक चीज मैं और बता दूं आपको। ठीक, मैनिंग्स इक्वेशन। तो मैनिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? b is equals to 1 upon n r की पावर 2 by 3 into s की पावर 1 by 2, जहां r is equals to a upon p, एरिया अपॉन पेरीमीटर, s अपन अपना स्लोप हो जाएगा। ये कटर्स n जो है वो कटर्स रुगोसिटी कोफिशिएंट हो जाएगा। और अगर हमसे डिस्चार्ज निकालने को कहेगा तो इसमें पूरे फॉर्मूले में है a इंटू दिस v इज दिस, एंड a मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्चार्ज भी निकल आएगा। सिंपल ये फॉर्मूला आपको बताने का था मेरा पर्पस। ठीक, चलते हैं आगे। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सीडी की बात कर रहा है, काहे में? वेंचुरी मीटर में बात कर रहा है, सबको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल डेटाबेस क्वेश्चन है। 0.98% सबसे ज्यादा जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो इसी में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, चलते हैं आगे। ओके, पॉइजन रेशियो की बात कर रहा है। पॉइजन रेशियो ध्यान रखना, टिपिकली जो रेंज होती है पॉइजन रेशियो की वो क्या होती है? देखो, टिपिकल रेंज अगर हम जो बात करें वो अराउंड जो माइल्ड स्टील के अराउंड होता है वो 0.3 होता है। ठीक है, पहली बात तो ये समझो, स्टील का क्या हो जाता है? 0.3 के अराउंड हो जाता है। तो रेंज जो इसकी बन जाती है टिपिकल रेंज, जनरल रेंज, वो 2.25 से 0.35 के बीच में होती है। तो यही आंसर होना चाहिए, जो कि आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, 0.25 से 0.35 के बीच में, ये इज द टिपिकल रेंज ऑफ द पॉइजन रेशियो, जिसमें मेजर हम ये कह सकते हैं अपने जो भी मेजर मटेरियल्स हैं वो इसके अंदर ही आते हैं। ठीक है, जनरल रेंज का मतलब क्या है? ये जो रेंज है इसके अंदर मेजोरिटी ऑफ द मटेरियल्स आते हैं। ठीक, तो इसे टिपिकल या जनरल रेंज भी कह सकते हैं। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर वेसल इन रेसिप्रोकेटिंग पंप में? एयर वेसल का फंक्शन क्या होता है? देखो, रेसिप्रोकेटिंग जो पंप होता है ना, वो फ्लक्चुएशंस पे चलता है। मतलब सबसे ज्यादा बात प्रॉब्लम यही होती है पंप में, कि पंप में आता है फ्लक्चुएशन। उस फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करने के लिए हम एयर वेसल का यूज कर जाते हैं। ठीक है, एयर वेसल के यूज करने से होता क्या है? फ्लक्चुएशंस कम हो जाते हैं, और हमारा जो एनर्जी लॉस होता है वो कम हो जाता है। मेनली पर्पस ये होता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर वेसल? टू रिड्यूस द प्रेशर फ्लक्चुएशन। प्रेशर के फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग एयर वेसल का यूज करते हैं। किस चीज में लेकिन यूज करते हैं? रेसिप्रोकेटिंग पंप में यूज करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? एक तो एनर्जी लॉसेस कम हो जाते हैं, दूसरा क्या होता है? स्मूथ फ्लो होता है। फ्लो जो हो जाता है हमारा वो स्मूथ हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, थिकनेस ऑफ वन ब्रिक, एक ईंट की जो ब्रिक वॉल होती है, एक ईंट की दीवार जो होती है उसकी थिकनेस क्या होगी? तो यहाँ पे आप गौर करिए, आपको नॉमिनल थिकनेस के फॉर्म में दिया है। नॉमिनल थिकनेस ऑफ द ब्रिक क्या होता है पहले बताओ? तो 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर, या 200 × 100 × 100 सेंटीमीटर होता है। और अगर एक ब्रिक की वॉल है तो उसकी जो ये वाली होगी वो इसकी
हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 200 mm जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा थिकनेस ऑफ वन ब्रिक बॉल, 200 mm जो यहाँ से आया है। ठीक है, अगर यही नॉमिनल थिकनेस ना दे के नॉर्मल थिकनेस दिया होता 19 × 9 × 9 तो यहाँ पे 19 हो जाता। ठीक, या फिर अगर mm में दिया होता तो 190 हो जाता। ठीक, सारे आंसर आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। यहाँ से चलते हैं आगे। ओके, इन सर्वेइंग द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस। देखो क्या है, ये मान लो कंडुएशन अर्थ सरफेस है, अब अलग अलग पॉइंट्स की हाइट निकालना है, यहाँ पे हाइट निकालना है, यहाँ पे निकालना, मान लो यहाँ पे निकालना, मान लो यहाँ पे निकालना, यहाँ पे निकालना। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट्स पे हाइट निकालने का जो फंडा होता है वो क्या प्रोसेस को अपनाते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग एक ही प्रोसेस अपनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं लेवलिंग। लेवलिंग करते हैं जिसकी वजह से हमें अलग अलग चीज़ों की अलग अलग पोजीशंस की हाइट मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी लेवलिंग विद द राइट आंसर। चलते हैं आगे। विच टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ब्रिक्स टू डिटरमाइन देयर रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, देखो यहाँ ध्यान रखना, इम्पैक्ट को रेजिस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं। देखो इम्पैक्ट को करने के लिए बात करें तो इम्पैक्ट की टेस्ट तो यूज करेंगे, डायरेक्ट हमें आंसर भी दिया है इस फॉर्म में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जियो टेक्सटाइल इन सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। सिविल इंजीनियरिंग में जियो टेक्सटाइल का मेन फंक्शन क्या होता है। देखो जियो टेक्सटाइल जो होता है वो मेनली सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, स्टेबलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, स्टेबल बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, प्लस ड्रेनेज के लिए किया जाता है, ड्रेनेज को इंप्रूव करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है, रिइंफोर्समेंट, हल्का फुल्का रिइंफोर्समेंट और स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट के लिए भी किया जाता है। ये काम होते हैं हमारे। ठीक है, किसके, जियो टेक्सटाइल्स के। जियो टेक्सटाइल का ये यूज होता है। तो मेन फंक्शन इसमें क्या होगा, वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग नहीं ड्रेनेज देता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। रिइंफोर्समेंट एंड फिल्टरेशन, जी हाँ रिइंफोर्समेंट देता है, सॉरी, एंड फिल्टरेशन भी प्रोवाइड करता है। फिल्टरेशन मतलब ड्रेनेज भी प्रोवाइड करता है। सरफेस फिनिशिंग, हीट इंसुलेशन, ये सब तो इसके फंक्शन है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, जो कि हो जाएगा रिइंफोर्समेंट एंड फिल्टरेशन। चलते हैं आगे। अच्छा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात कर रहा है। इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल अलाउइंग देम टू सेटल। अच्छा, ग्रेविटी के अंडर में पार्टिकल को सेटल, मान लो ये बक्सा है अपना, कोई टैंक है, ये पानी भरा है, अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं पूरे पूरे वो नीचे जाके सेटल हो जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिंपली इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं आगे। ओके, इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट द स्टील रिइंफोर्समेंट इज सब्जेक्टेड टू। स्टील प्री स्ट्रेस कंक्रीट मतलब पीएससी की बात कर रहा है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है स्टील रिइंफोर्समेंट में क्या लगता है, कंप्रेशन, शियर स्ट्रेस, टेंशन, नो। तो देखो कभी भी याद रखना, कोई भी प्रकार की कंक्रीट हो जिसमें स्टील रिइंफोर्समेंट डाल रहे हैं, अगर हम रिइंफोर्समेंट डाल रहे हैं तो उस रिइंफोर्समेंट किसके लिए लगाया जाता है, मैंने एक दिन बताया भी था ये चीज बहुत अच्छे से। देखो रिइंफोर्समेंट का इस्तेमाल किया जाता है टेंशन को कंपनसेट करने के लिए। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो अपनी कंक्रीट होती है वो वीक इन टेंशन होती है, टेंशन में वीक होती है, उसी टेंशन को कंपनसेट करने के लिए हम लोग रिइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करते हैं। वरना तो सिर्फ स्लैब तो कंक्रीट की भी बन सकती है, मजबूती उसमें भी आ जाएगी, लेकिन टेंशन में कम हमारी कंक्रीट जो होती है वो होती है वीक, तो उस टेंशन को कंपनसेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिइंफोर्समेंट। तो कोई भी प्रकार का हो, कंक्रीट बीम, प्री स्ट्रेस हो, नॉर्मल हो, मेनली रिइंफोर्समेंट किस लिए किया जाता है, टेंशन को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसमें से सॉरी कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का प्रोसेस में नहीं आता है। देखो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती क्या, पहले ये समझ लो, मोटा मोटा सबको पता है, वाटर साइकिल जिसे हम लोग कहते हैं सिंपली। वाटर साइकिल में क्या होता है, रन ऑफ का पानी नदियों में आता है, नदियों का पानी इवापोरेट होता है, आसमान में बादल बनाता है, बादल बना के वो कंडेंसेशन या प्रेसिपिटेशन करा देता है। यही पूरी एक साइकिल चलती है, ये प्रेसिपिटेट पानी फिर से रन ऑफ के फॉर्म में फिर नदियों में आता है, तो ये पूरी एक साइकिल हमारी चलती रहती है। ठीक है, इस साइकिल में प्रोसेस में क्या क्या न होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, बिल्कुल होता है, बारिश हो रही है ना, इवापोरेशन होता है, जी बिल्कुल होता है, रन ऑफ होता है, बिल्कुल होता है। एक ही चीज नहीं है ऑप्शन, जो कि सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन नाम की कोई चीज नहीं होती जो कि इस साइकिल के अंतर्गत हो। ठीक है, चलते हैं आगे। मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज रिलेटेड टू, कह रहा है द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज रिलेटेड टू। मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट मतलब FCR, जिसे 0.7 अंडर रूट FCK भी हम लोग कहते हैं, या फिर इसे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है,
अब ये जो होती है ये किस पे डिपेंडेंट होती है भाई? ऑब्वियसली एफसीके हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए होती है, तो एफसीआर हमारा किसके लिए? टेंशन स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए होती है, ठीक है। और एक बात तो बतानी है मुझे, हाँ, कि अगर एफसीके मान लो हमारा 100 है, तो एफसीआर या फिर जो कंप्रेसिव या क्रैकिंग स्ट्रेंथ जो भी कह लो आप लोग, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो हमारी 10 से 15% ऑफ एफसीके हो जाती है, याद रखना 10 to 15%, इससे ज़्यादा नहीं होती, एवरेज 15-10% होती है, ठीक। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, तो ऑप्शन नंबर बी टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी द राइट आंसर। मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मॉडुलस ऑफ सॉरी एंड एफसीके दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, ठीक है। चलते हैं आगे। द स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप इन एम्बैंकमेंट इज प्रोवाइडेड बाय, देखो स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप जो होता है वो किस प्रकार से प्रोवाइडेड किया जाता है? हमेशा देखो, कभी भी सॉइल की अगर हम बात करेंगे, किसी प्रकार की भी सॉइल हो, ठीक है, अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या बनाना है? स्टेबल बनाना है, मान लो, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल बनाना है, तो उसका एक ही उपाय है कि उसकी डेंसिटी बढ़ा दो। डेंसिटी बढ़ाने का एक उपाय है कॉम्पैक्शन कर दो, ठीक है। कॉम्पैक्शन एक अच्छा उपाय है डेंसिटी बढ़ाने के लिए, मैंने बताया भी है ये चीज़, ठीक है। तो जैसे ही आप डेंसिटी बढ़ाओगे यानी कॉम्पैक्शन करोगे, उसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? प्रोवाइडिंग प्रॉपर कॉम्पैक्शन कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। ड्रेनेज इंप्रूव करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कंसोलिडेशन हो जाता है ड्रेनेज इंप्रूव करने से, ठीक है, तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और रही बात पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज करने का, इसका तो बिल्कुल यूज नहीं है। और वेजिटेशन, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स वाला ऑप्शन है। चलते हैं आगे। ओके, इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिसइंफेक्शन इज प्राइमरीली डन टू, डिसइंफेक्शन क्यों यूज किया जाता है? देखो, डिसइंफेक्शन जनरली हम लोग सेडिमेंटेशन कर ही लेते हैं, ठीक है, कोagulation फ्लोकुलेशन से सारे पार्टिकल्स रिमूव कर लेते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं ना हमारे, क्या होते हैं? बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया या पैथोजेंस होते हैं, उनको रिमूव नहीं कर पाते हम, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिसइंफेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डिसइंफेक्शन जो होता है वो बैक्टीरिया या फिर पैथोजेंस को रिमूव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस। चलते हैं आगे। ओके, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग रीइंफोर्समेंट इन अ कंक्रीट कॉलम इज टू, कंक्रीट कॉलम में हम रीइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं? देखो, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट कॉलम में, पहली बात तो कभी भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, अभी मैंने बताया किस लिए करेंगे? टेंशन को इंप्रूव करने के लिए, टेंशन को कॉम्पनसेट करने के लिए करेंगे, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। चलो ये माना, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपसे ऐसा कोई रिलेशन में दिया नहीं है। अब सवाल ये आता है कि भैया और क्या हो सकता है? तो भैया ये हो सकता है, देखो कॉलम है आपका, ठीक है, अगर आप इसमें सरिया या रिइंफोर्समेंट नहीं डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये मुड़ जाएगा, ये बकलिंग हो जाएगी, ये मुड़ जाएगा ऐसे करके, ऐसे मुड़ सकता है, ऐसे मुड़ सकता है, या हल्का फुल्का किसी भी डायरेक्शन में ये मुड़ सकता है। तो बकलिंग, मुड़ना या बीच से बकलिंग होने को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिइंफोर्समेंट देते हैं। तो प्रिवेंट बकलिंग हो जाएगा इसका आंसर, टू प्रिवेंट बकलिंग, ठीक है। एक्शियल लोड जब भी यहाँ पड़ेगा, मान लो यहाँ पे हम लोडिंग डालें, तो ये चांसेस हैं अगर इन्फोर्समेंट ना दें कि बीम जो है वो बकल हो जाएगी, बकल हो जाएगी। तो उस बकलिंग को रोकने के लिए हम लोग इन्फोर्समेंट का इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं आगे। ओके, द टर्म फ्लैक्नेस इंडेक्स इज इन एग्रीगेट रेफर्स टू, एग्रीगेट में फ्लैक्नेस इंडेक्स क्या होता है? देखो, फ्लैक्नेस इंडेक्स मतलब क्या होता है? फ्लैक्नेस का मतलब मेनली पूछ रहा ऑप्शन से, अगर आप देखोगे, elongated पार्टिकल्स, एंगुलैरिटी इन पार्टिकल्स, फ्लैट एंड थिन पार्टिकल, डस्ट कंटेंट इन पार्टिकल्स, अगर आप इसको देखोगे तो ऑप्शन से आपको ये बात समझ में आ रहा है कि पूछ रहा है भाई साहब ये फ्लैक्नेस नाम की चीज होती क्या है। तो फ्लैक्नेस का मतलब ये है कि पार्टिकल्स जो आपके होंगे वो तो फ्लैट होंगे, एक तो फ्लैट होंगे, पतले पतले टाइप के होंगे, मतलब कुछ ऐसे चिप्स टाइप के होंगे, पतले पतले फ्लैटर होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना जो है फ्लैट एंड थिन पार्टिकल्स, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक हम लोग, और दूसरी बात ये, एक फ्लैक्नेस इंडेक्स या फ्लेक पार्टिकल्स को हम लोग ज्यादातर देखते हैं और एक इलोंगेटेड पार्टिकल्स को ज्यादातर हम लोग देखते हैं, ठीक है, इन दो चीजों को देखते हैं। चलते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम कवर रिक्वायरमेंट फॉर इन्फोर्समेंट फुटिंग, फुटिंग में पूछ रहा है मिनिमम कवर कितना होना चाहिए, तो ये डेटाबेस क्वेश्चन है। देखो, फुटिंग में जो मिनिमम कवर होता है वो 50 mm का होता है, ठीक है, याद रख लो, वैल्यू पूछे डायरेक्ट 50 mm मार्क करके चले आना फाटे पे। अब मुझे ये बताना है कि कॉलम में क्या होता है। देखो, कॉलम में क्या होता है, या तो 40 mm होता है या फिर डायामीटर ऑफ द बार होता है। अब इनमें से इन दोनों का मिनिमम जो होता है उसको हम लोग ले लेते हैं, 40 mm और डायामीटर ऑफ बार इज द
कॉलम के लिए है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें मैंने कॉलम को बता दिया है, बीम स्लैब का देख लेना खुद। ओके, द टाइप ऑफ फेलियर इन द ओवर इनफोर्स कंक्रीट बीम। ओवर इनफोर्स कंक्रीट बीम में कौन सा फेलियर होता है? देखो, ओवर इनफोर्स कंक्रीट फेलियर हम लोग जनरली नहीं चाहते हैं कि हो। क्यों ना हो? क्योंकि वो एक प्रकार का ब्रिटल फेलियर होता है, तुरंत हो जाता है, सडन फेलियर है। ब्रिटल कह लो, सडन कह लो, कुछ भी भाषा कुछ भी यूज कर लो, अल्टीमेटली हम उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है। क्यों इसमें ब्रिटल फेलियर होता है? क्योंकि इसमें कंक्रीट जो हो जाती है ना, वो पहले ही यील्ड हो जाती है, या फिर कह सकते हैं पहले ही क्रश हो जाती है स्टील पे। स्टील से पहले यील्डिंग उसकी, जब से मतलब स्टील की यील्डिंग जो होती है उससे पहले ही कंक्रीट हमारी क्रश हो जाती है। तो इसलिए ब्रिटल फेलियर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए अंडर इनफोर्स फेलियर या फिर डक्टाइल फेलियर। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रिटेनिंग वॉल? देखो, प्राइमरी फंक्शन रिटेनिंग वॉल अभी बता चुका हूं मैं। रिटेनिंग वॉल जो आपका काम करती है ना, मेनली वो सॉइल को रोकने का काम करती है। मतलब यहाँ पे सॉइल है, यहाँ ये रिटेनिंग वॉल मान लो बनी है, ये सॉइल का पूरा पहाड़ टाइप का है, इसको रोकने का काम जो है रिटेनिंग वॉल हमारी करती है। ठीक, सीधी सीधी बात है। अब ऑप्शन को अगर हम देखें तो सपोर्ट द बीम्स बिल्कुल नहीं होगा। तो प्रिवेंट द सॉइल इरोजन देखते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की यहाँ कहीं बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, हटा दो। टू स्टोर वाटर, वाटर भी बिल्कुल नहीं स्टोर करेंगे। अब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अरे यार, आप सोचोगे सॉइल इरोजन से क्या ही मतलब, इसका लेना देना है? मतलब है, बिल्कुल है। क्योंकि भाई देखो, अगर सॉइल इरोजन हो गया ना बाई चांस, समझो अगर ये सॉइल जो है इरोड हो गई, हट गई यहाँ से, तो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो इस सॉइल इरोजन ना हो, सॉइल इधर से उधर मूव ना करे, सॉइल में क्या मेंटेन रहे? स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, इसलिए हम लोग रिटेनिंग वॉल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे लिए पर्पज है। ऑप्शन उसने ऐसा बना के दिया आपको कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाँ, ओके। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ गेन ओवर टाइम। ओवर टाइम मतलब क्या है? ओवर टाइम का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ गेन के लिए हमारे क्या क्या कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सीमेंट में रिस्पॉन्सिबल। तो देखो, लॉन्ग टर्म के लिए सीधी सी बात है, सिलिका का जो भी कंपोनेंट होगा वो स्ट्रेंथ गेन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, पहली बात। अब अगर उसने बोक्स कंपाउंड आपको दे दिया ऑप्शन में, मान लो इसकी जगह आपको उसने बोक्स कंपाउंड दे दिए, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए C2S का यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ के लिए C3S का यूज करते हैं, और रैपिड या फिर तुरंत इनिशियल क्या कहते हैं हम लोग, रैपिड सेटिंग के लिए हम लोग C3A का होता है। मतलब यूज क्या, C3A की वजह से रैपिड सेटिंग हो जाती है, C3S की वजह से शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ गेन मिलता है हमको, और C2S की वजह से लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ गेन हमें मिलता है। ठीक है, चलते हैं आगे। Next question. Reinforcement in concrete beams, the main function in reinforced concrete beams, the main function of the compression reinforcement। देखो, compression reinforcement का मतलब मेन क्या होता है? देखो, इन reinforced concrete beams, एक हमारी reinforced concrete beam है, ठीक है, कुछ ऐसे बीम बनी है मान लो। द मेन फंक्शन ऑफ कंप्रेशन reinforcement, जो कंप्रेशन reinforcement होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? कंप्रेशन reinforcement पहली बात तो जानो होता कहाँ पे है। तो हमारे मान लो ये एक reinforcement है और डबल reinforcement हमें दे रखा है ऊपर, तो ये जो ऊपर वाला होगा ये हमारा कंप्रेशन reinforcement हो जाता है, नीचे वाला जो जाता है वो टेंशन reinforcement हो जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये समझो। और ये पॉसिबल किसमें है? सिर्फ और सिर्फ डबली रिइंफोर्स बीम में पॉसिबल है। ठीक, नेक्स्ट। अब कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये सवाल आता है। कंप्रेशन रिइंफोर्स इंप्रूव डक्टिलिटी एंड प्रिवेंट ब्रिटल फेलियर। तो मेनली डक्टिलिटी को इंप्रूव करता है और ब्रिटल फेलियर्स को रोकता है, ताकि जो बीम्स, इस बीम के अंदर जो फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएं, वो बैलेंस हो जाएं। ठीक है, तो फोर्सेस को बैलेंस करता है। भाई डबली रिइंफोर्स बीम हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि टेंशन से अकेले हमारा काम नहीं चल रहा होता है, इसलिए हम यहाँ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट भी देते हैं। या फिर दूसरी भाषा में ये कहें कि टेंशन के इस बीम में पूरी फोर्स कुछ ज्यादा लग रही है, और फोर्स ज्यादा लगने की वजह से क्या है, ये टेंशन रिइंफोर्समेंट अकेले उसको नहीं संभाल पा रहा है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट का यूज कर रहे हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ द फोर्सेज एंड इंप्रूविंग द डक्टिलिटी टू प्रिवेंट द ब्रिटल फेलियर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इंप्रूव डक्टिलिटी करेगा और क्या करेगा? ब्रिटल फेलियर को रोकेगा, जो कि हमारा लक्ष्य नहीं है। ब्रिटल फेलियर हम नहीं चाहते भाई, है ना, अभी बताया ना पहले। ओके, ये टर्म और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है एग्जाम में, क्रीप का डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा वो
द टर्म क्रीक इन द कंक्रीट रिफर्स टू, देखो क्रीप का हमेशा याद रखना, क्रीप क्या होता है, पहली बात तो लॉन्ग टाइम सस्टेन लोडिंग हो, ठीक है। मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, क्रीप से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बना देगा वो। पहली बात तो स्लो होता है बहुत, ठीक है, याद रखना स्लो होता है। दूसरा लॉन्ग टर्म लोडिंग के लिए होता है, मतलब लोड जो है आपका वो लंबे समय के लिए हो, ठीक है। तीसरा लंबे समय के साथ भी होता है, मतलब ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए अगर लोड है तो लंबे समय में होगा ये, ऐसा नहीं कि छट से हो गया तुरंत हो गया, नहीं, टाइम लेगा ये, ठीक है। और सस्टेन लोडिंग में होगा, ठीक। ये 3 पॉइंट आप अगर दिमाग में बैठाओगे तो आसानी से क्रीप पे क्वेश्चन कर लोगे। ऑप्शन देखते हैं, चलो। सडन फेलियर, सडन फेलियर को तो नहीं होता है, हटा दो उसको, ठीक। इंक्रीज द स्ट्रेन अंडर सस्टेन लोडिंग, देखो ऑप्शन मिल गया ना हमें भाई, स्ट्रेन का जो इंक्रीज होता है अंडर सस्टेन लोडिंग, इसकी वजह से फेलियर होने के चांसेस बढ़ते हैं। भाई स्ट्रेन ही तो हमारा बढ़ता है ना अल्टीमेटली, स्ट्रेस थोड़ी बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक। तो इंक्रीज इन द स्ट्रेन अंडर सस्टेन लोडिंग इज कॉल्ड क्रीप। चलते हैं आगे। ओके, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैचमेंट एरिया इन हाइड्रोलॉजिकल, देखो कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे भैया पानी हमारा स्टोर होता है। कहाँ से स्टोर होता है, जो पानी बरस के आसमान से आ रहा है वो स्टोर हो जाएगा। तो मेनली क्या होगा, अगर हम सही सही कहें तो जो रन ऑफ वाटर है, जमीन पे गिरता हुआ पानी है, उसको स्टोर करने के काम आता है हमारा कैचमेंट एरिया। तो ऑप्शन मिला लेते हैं क्या होगा, टू स्टोर वाटर पहला ऑप्शन, टू अलाउ ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जनरेट रन ऑफ इंक्रीज, देखो इंक्रीज इवापोरेशन तो नहीं होगा। अब सवाल ये है टू स्टोर वाटर, अलाउ ग्राउंड वाटर रिचार्ज और जनरेट सरफेस रन ऑफ, ये हमारा क्या कहते हैं काम है। ये 3 ऑप्शन हमारे ऐसे हैं जो कि फंस रहे हैं। क्यों फंस रहे हैं भाई, अभी मैंने बताया ना पानी स्टोर करने का काम भी करता है, तो ये ऑप्शन ए भी मैच कर रहा है। अच्छा, स्टोर करेंगे तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज तो अपने आप होगा, तो ये भी एक बनता है कायदे से। और सी क्या है, सरफेस जनरेट सरफेस रन ऑफ, वही मैंने बताया रन ऑफ जो जनरेट होता है ये भी इससे होता है। तो भाई इसमें से सही कौन सा माने सर, देखो सही कौन सा मानते हैं ये बताते हैं। कैचमेंट एरिया की डेफिनेशन थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। कैचमेंट एरिया कलेक्ट्स द प्रेसिपिटेशन, जो बारिश का पानी है, बारिश का पानी जो गिर रहा है उसको कलेक्ट करने का काम, ये मान लो कैचमेंट एरिया, ठीक है, उसको कलेक्ट करेगा एंड डायरेक्टेड टू द रिवर, जो नदी है, मान लो यहाँ कोई नदी बनी, नदी लेक्स जो या फिर कोई और चीज है रिजर्वायर के पे डायरेक्ट मतलब इसको भेज देता है, किसके थ्रू, रन ऑफ के थ्रू भेज देता है। तो मेनली इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि पानी जो यहाँ पे कलेक्ट हुआ है उसको सरफेस रन ऑफ या फिर रन ऑफ के द्वारा नदियों में भेजना। तो इसका ऑप्शन जो अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले फंसने वाला, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को लगा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जनरली मेरा जो एक्सपेक्टेशन है आरआरबी जेईई में आपको इस तरीके के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, जो भी मिलेगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, मतलब इन तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा जो वहां पे होगा। बल्कि अगर मैं कहूँ ए और सी में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी की होने के चांसेस भी ना के बराबर है, ठीक है। तो या तो स्टोर वाटर या फिर जनरेट सरफेस रन ऑफ। हाँ, उसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, वो एक डिफरेंट चीज है, वो एक डिफरेंट फिनोमिना है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी मोस्ट अप्रोप्रिएट बनते हैं इसके लिए, ठीक। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन अच्छा था काफी, इसीलिए मैंने कहा इंक्लूड कर लूं इसको। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगा आपको, बताता हूँ कैसे। द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर द कंक्रीट इन हॉट वेदर कंडीशन एज पर IS 2456/2000, देखो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड वैसे तो जनरली क्या होता है 7 डेज का होता है, ठीक है। हॉट वेदर में यही 10 डेज का हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि 14 दिन का भी होता है, मैंने पढ़ाया भी है, वो किस चीज के लिए होता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तुम लोग, क्योंकि खुद से मेहनत नहीं करोगे, अगर जरा सा भी नहीं देखोगे, सब मैं बता दूंगा ना, तो पकी पकाई रोटी अगर आप लोग खाने की आदत लग गई ना, तो इन 20 दिन में आप तैयारी नहीं कर पाओगे फिर। तो इसका आंसर खुद से ढूंढो, कुछ नहीं गूगल सर्च करना, कमेंट करना आपको, ठीक है। गूगल सर्च कर लो, अपनी किताबों से देख लो, सिंपल सी बात है। 14 दिन का या फिर मेरे पुराने वीडियो देख लो, उसमें है, मैंने बताया भी है कि 14 डेज का जो है हम लोग कब यूज करते हैं, ये मुझे बताओ, ठीक। चलते हैं आगे, आगे कहाँ चलेंगे, अब खत्म हो गया वीडियो, ठीक है। 25 क्वेश्चंस कंप्लीटेड। सो ये पार्ट नंबर 10 का अंत है। चलते हैं अब, आप आगे हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, आगे हम लोग इसके पार्ट्स नहीं बनाएंगे, अब हम सीधे लाएंगे आरआरबी के पेपर, जो मैंने वादा किया था। तो मैं आरआरबी के पेपर लाऊंगा कल से, ठीक है। पार्ट्स में मतलब वो भी ऑब्वियसली पार्ट्स में ही होंगे, क्योंकि इतना बड़ा 100 क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग एक बार में कराना पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल है भी मेरे लिए, तो आपके लिए एक साथ देखना पॉसिबल नहीं है। चंक्स में बनेंगे तो आप आराम से देख भी लोगे, रिवाइज भी हो जाएगा और आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा, ठीक। पहली बात। दूसरी बात भाई, ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
और प्लस जो लोग एटलीस्ट चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, देखो मेरा मानना यह है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इसका मतलब आपको वीडियोस कुछ परसेंट, मैं मानता हूँ 10%, 20%, 30%, कुछ ना कुछ तो आपको वीडियो में दम लगा है, वीडियो आपको सही लगी है। तो अगर आपको सही लगी है तो एटलीस्ट मैं उन लोगों से ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि अगर फ़ायदा हो रहा है तो भाई देखो, फ़ायदा नहीं हो रहा है तो किसी अन्य व्यक्ति की वीडियो देखो जहाँ से आपको फ़ायदा हो रहा है, या फिर कोई और चीज़ पढ़ो जहाँ से आपको लिटरली फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि 20-25 दिन में कोई आपको घुट्टी कोट के नहीं पिला पाएगा। मैं फिलहाल ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवरेज दे पाऊँ, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। अब इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप खुद से रिसर्च करो। क्यों? क्योंकि जब मैंने 2 चीज़ बताई, तीसरी चीज़ आप खुद से रिसर्च करोगे ना, तो अल्टीमेटली आप खाली वो चीज़ नहीं देखोगे। आप जब किताब खोलोगे ना अपनी, तो आपको 5 चीज़ें और दिख जाएंगी और उससे आपका 5 चीज़ों का रिवीजन और हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा पर्पज़ बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत अलग प्रकार का रहता है। मेरा पर्पज़ ये नहीं रहता है कि मैं आपको बता दूँ, आप लोग रट लो और हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके से सिलेक्शन होना थोड़ा पॉसिबिलिटी लो हो जाती है, मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, होगा, बात की बात है, ठीक। मॉक टेस्ट लगाते रहो, जो भी इशू है मॉक टेस्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लो, ठीक है। बाकी जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो करते रहो। अभी तक अगर आप लोगों को सब कुछ सही लग रहा है, मॉक में नंबर आपके ठीक आ रहे हैं, दैट्स इट, दैट इज गुड, ठीक है। So that's all for today. Till then, take care, goodbye, or continue the preparation. Thank you.